हेलो वेलकम वरीन, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एसएससी ऑन पेज नोट सीरीज में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पॉलिटी का माइंड मैप आपके लिए लेके आया हूं, जिससे कि आपका सीजीएल 2025 का एग्जाम शुरू होने वाला है 13 से लेके 30 अगस्त के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। ये एग्जाम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी ऐसा टॉपिक है जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ रखा तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, नहीं पढ़ रखा तो आप यहाँ से सीख सकते हैं डायरेक्टली, जो आपको एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है। ये माइंड मैप के थ्रू रहेगा, आसान रहेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रपोजल किसने रखा था, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रपोजल रखा था। इसके साथ साथ एक कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो भारत में पहली बार बनी थी, ये एम एन रॉय ही इसके मतलब दाता हैं, जन्मदाता हैं, इन्हीं के थ्रू ही बनी थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में तो उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, बाद में आईएनसी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो एम एन रॉय ने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होती है? वो असेंबली, वो लोगों का समूह जो हमारा संविधान बनाएगा। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो आर्टिकल 1 स्टेट करता है इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, इंडिया राज्यों का यूनियन है, इसमें राज्य जाके जुड़ते हैं लेकिन राज्य निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये एक इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी को दर्शाता है यूनियन की। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात करते हैं। सिंपल शब्द बता देता हूँ, डॉक्ट्राइन में कुछ नहीं होता है, सिंपल आप ऐसे देखो इसको आसान शब्दों में। संविधान हमारा पूरा का पूरा आपको पता है, संविधान में कुछ नियम कानून कायदे लिखे हुए हैं जो शब्दों के माध्यम से लिखे गए हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे एक मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि सारी शक्तियाँ भारत के लोगों के पास रहेंगी और भारत के जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ये उसका उद्देश्य होता है। आप शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, संविधान को संशोधन करके बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि उसका जो की आइडिया है, उसकी आत्मा है, उसको आप डैमेज नहीं कर सकते हैं या फिर बदल नहीं सकते हैं। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस था। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को चेंज नहीं कर सकते, संविधान में आप संशोधन बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब संविधान जो कहना चाह रहा है भारत के लोगों के लिए, भारत के मौलिक अधिकारों के लिए, उसको आप फेरबदल नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी भी आप अमेंडमेंट ले आएँ। अगर कोई आप ऐसा कोशिश करते हैं तो वो आपके जो अमेंडमेंट्स हैं, जो भी आपके जो बिल्स हैं, वो नल एंड वाइड माने जाएंगे, यानी कि उसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड रहेगी। तो ये क्या प्रमोट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता है। सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, और फेडरलिज्म मतलब ये होता है कि स्टेट्स और केंद्र के पास अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा बना रहे। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, पहले इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इसको नहीं पढ़ना अभी आपको। ठीक है, फेडरेशन का फीचर ये होता है कि यूनियन और स्टेट्स की पावर में बंटवारा रहे और क्लियर उनकी फीचर दे रखे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्ट आप हमारे यहाँ पे दे रखी है और तीनों लिस्ट के अनुसार राज्य, केंद्र या फिर आपस में मिलकर लॉज बनाते हैं। कंकरेंट लिस्ट में राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर लॉज बना सकती है। तो जो फेडरेशन के हमारे फीचर क्या है, वहाँ डुअल पॉलिटी है। डुअल पॉलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होगी, सब में शक्तियों का बंटवारा है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू। ठीक है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, यूनाइटेड किंगडम की तरह नहीं कि कोई लिखा भी नहीं हो तभी संविधान मान लेंगे। ठीक है, और पावर्स का डिवीजन है, यूनियन के पास कौन सी पावर है, स्टेट के पास कौन सी पावर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर इसमें यह था कि राज्यसभा की सीटें क्या दिखाती हैं कि ये इंडियन फेडरेशन का फीचर है, तो नहीं है। राज्यसभा की क्यों नहीं? क्योंकि राज्यसभा की सीटें जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। गोवा की एक ही सीट है, यूपी की 31 सीटें राज्यसभा में है। ठीक है, तो ये फेडरेशन का फीचर नहीं है। फेडरेशन का फीचर क्या है? रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा क्या है कि पावर्स का डिवीजन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के थ्रू। और भारत में क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल है। ठीक है, केंद्र सरकार थोड़ी मजबूत होती है हमारे यहाँ। डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी क्या कहता है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका उद्देश्य होता है कि भारत में एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए। वेलफेयर स्टेट क्या होते हैं कि सरकारें सिर्फ राज्य न करें कि मतलब हमें शासन नहीं करना है, सरकार लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करें। राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल अपलिफ्टमेंट स्कीम्स हो गई, पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या है? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमें प्रभावित किया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए लिखा है, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए। ये हमारे पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक के मेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अमेंडमेंट क्या था, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 51 के तहत जोड़ा गया था। इसको हम जान के रखेंगे। और 86th अमेंडमेंट 2002 में जो हमारा 11th ड्यूटी है रिगार्डिंग एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, क्या है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को जोड़ा गया है एज ए फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी इस समय है। 86वां जो अमेंडमेंट था वो 2002 में लाया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो याद रखना कि हमारे यहाँ पे जितने हैं पूरे राज्य में सब में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल मात्र 5 से 6 राज्यों में ही है, तो सब में नहीं है। लेकिन कौन से आर्टिकल के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जा सकता है स्टेट असेंबली में, तो आर्टिकल 169 के थ्रू बना सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलो मत। ठीक है,
फिर आते हैं टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फाइनेंस कमीशन होती है। फाइनेंस कमीशन क्या करती है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा देती है किसके बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, ताकि जो गरीब राज्य हैं उनको गारंटी एड्स दिलवा दे सके और केंद्र सरकार के बीच में, राज्य सरकार के बीच में जो पैसों का फ्लो बना रहे। फिर आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। क्या होती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर? एक यूनिक शब्द है, आपको कहीं पॉलिटी में जल्दी मिलेगा नहीं। इसका उद्देश्य होता है, ये गवर्न करता है कि गवर्नर क्या करता है, जो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट के एक्ट पे मतलब कार्य करता है कि जब तक प्रेसिडेंट की खुशी रहेगी तब तक गवर्नर को रखे जाएंगे। इसी को कहते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर। और आर्टिकल 156 इसको मेंशन करता है कि वो किसी भी समय पे डिसमिस किया जाते हैं। गवर्नर कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर। ट्राइबल एरिया की बात करते हैं तो हमारा जो सेक्स शेड्यूल है वो मेंशन करता है ट्राइबल एरिया में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे, बादल और चाय। ठीक है, बादल चाय या फिर चाय बादल कर सकते हो। आसाम को चाय कर दोगे, ठीक है, और मेघालय किसको कर दो, बादल। चाय बादल की मित्रता, मित्रता मतलब मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, मित्रता, मिजोरम त्रिपुरा, बादल और चाय की मित्रता। मेघालय में बादल बहुत होते हैं, आसाम में चाय पाई जाती है, मित्रता, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल होते हैं, जो मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हितों के लिए स्थानीय रूप से देखते हैं चीज़ों को। नेशनल इमरजेंसी की बात हो तो 352 की बात करते हैं। सब लोग जानते होंगे 352, 56, 60। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 60 हो गई, 52 नेशनल हो गई, 56 क्या होती है, प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी होती है। जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो हमारे इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया। इसका उद्देश्य होता है कि कोर्ट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को जुडिशली एग्जामिन कर सकता है। यानी कोई अगर हमारे यहाँ कानून बनाया जाता है विधानसभाओं में या फिर संसद भवन में, तो उसको जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस तरह के उसको देख करके उसको वेरीफाई कर सकती है कि क्या संविधान में किसी मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है या फिर संविधान के विरुद्ध तो नहीं, ये नियम बनाए गए हैं। ओथ ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्या करते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ओथ दिलवाते हैं किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिलवाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को भी दिलवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी दिलवाते हैं। और प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाता है, तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जज। ठीक है, उनको चीफ जस्टिस भी कहते हैं। 73वां संविधान संशोधन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है। ये हमारा क्या है, पंचायती राज है। ठीक है, पंचायती राज है, 1992 में आया था ये। फिर आते हैं इलेक्शन पिटीशन डिसीजन अथॉरिटी क्या होती है, तो पावर ये डिसाइड करने का, ठीक है, इलेक्शन के जो पिटीशन होते हैं वो हाई कोर्ट्स में होते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 329B में मेंशन किए गए हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। इलेक्शन पिटीशन डिसीजन अथॉरिटी कौन होती है, वो होती है हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपील को लेके। ठीक है, इस चीज़ को जानकर रखेंगे। हम आते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो किस चीज़ को लेके है, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या होती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक संस्था नहीं है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी बॉडी संवैधानिक संस्था है, कौन सी नहीं है। फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये समाज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। राइट टू एजुकेशन कब आया था, राइट टू एजुकेशन में जोड़ा गया था 21वें आर्टिकल के थ्रू। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दिया जाएगा। इनकी फंडामेंटल राइट्स, इनका मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होती है लोकसभा की, 552 होती है। 30 स्टेट्स होते हैं, 20 क्या होते हैं यूटीज होते हैं, 2 क्या होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। लेकिन एंग्लो इंडियन को अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इस समय 543 सीटें हैं। फेडरल टर्म का यूज़ क्या होता है, तो फेडरल कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, भारत में को सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, फेडरल टर्म कहीं पे यूज़ नहीं किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट के आर्टिकल होते हैं, तो आर्टिकल 61 गवर्न करता है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा, कैसे उनको हटाया जाना है अगर कोई दिक्कतें आती हैं या फिर कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है। तो ये पूरा ले दे रखा है यहाँ पे। 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है दोनों हाउसेस में। दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी ने अगर हाँ भर दिया तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। सरकारिया कमीशन तो भाई भूलो ही मत, मत भूलो भाई, मत भूलो। सरकारिया कमीशन का पर्पज़ क्या था, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र राज्य सरकार के जो रिश्ते हैं उनको बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। इसका मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार में आपस में कोऑपरेट करेंगी। स्पेशल स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, पता ही हमको ये चीज़। ठीक है, बाद में इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया गया और 2019 में इसको रिपील किया गया था। रिट्स क्या होते हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का ना होता। हमारे पास 5 रिट्स होते हैं। ठीक है, इससे पहले बताना चाहूँगा मैं आपको कि आर्टिकल जो हमारा है सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे 32 आर्टिकल के थ्रू रिट जारी करता है और हाई कोर्ट हमारा 226 आर्टिकल के थ्रू रिट जारी करता है। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, आपके पास वक्त कम होगा। हैबियस कॉर्पस क्या होती है कि किसी की बॉडी को प्रेजेंट किया जाए, किसी को कोई लीगल डिटेंट किया गया तो हैबियस कॉर्पस हो गई। मंडामस क्या होती है, वी कमांड होती है। पब्लिक अथॉरिटी को कोई लीगल ड्यूटी के लिए अगर आदेश देना तो कहेंगे वो। प्रोहिबिशन क्या होती है, लोअर कोर्ट को स्टॉप करने के लिए होती है।
सर्टिनरी क्या होती है, सर्टिफाइड करना होता है कोई आर्डर को, क्वेश्चन करना होगा अगर आर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है। यहाँ पे प्रोविजन और सर्टिनरी में लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि पहले ही रोक देते हैं, सर्टिनरी मतलब होता है जो आदेश पारित हो चुका है उसको क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, इस तरह से होती है। फिर आते हैं क्यू वारंटो बाई वहाद अथॉरिटी, अगर कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है कोई सरकारी अधिकारी तो उससे पूछते हैं आप इसमें कैसे आए हैं। कोई अगर कोई इलीगल ऑफिस को डिटेन कर रहा होता है, पोस्ट को ग्रहण कर रहा होता है तो उसको सरकार ये पूछ सकते हैं कोर्ट्स कि आप किस अपने योग्यता के थ्रू यहाँ पे आए हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं आपकी डाउट आज हमेशा के लिए क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जजेस होते हैं, फिर चीफ जस्टिस होते हैं। तो हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थी, चीफ जस्टिस आप हाई कोर्ट कर सकते हो, CJSC कर सकते हो, वो बनी थी लीला सेठ, ठीक है, चीफ जस्टिस थी, मुख्य न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की बात करेंगे तो फातिमा बीबी थी, वो चीफ जस्टिस नहीं थी, सिर्फ जस्टिस थी, ठीक है, दोनों में अंतर आप जान के रखेंगे। डॉक्टर इक्लिप्स आप छोड़ दें, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही टाइम टेकिंग है। 9 शेड्यूल की बात करते हैं तो उसमें क्या था कि 9 शेड्यूल में हमें लैंड रिफॉर्म के लिए बात की गई थी। क्या मतलब था इसका, लैंड रिफॉर्म्स हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था उसको हटा करके हमें लीगल राइट्स कर दिया गया था, यानी कि भूमि अधिग्रहण सरकार को करना हो तो आपसे भूमि लेके पैसे देके आपसे भूमि ले सकती है ताकि वो हाईवेज फ्लाईओवर बना सके, न कि आप फंडामेंटल राइट्स को बता करके उसको आप सरकार को दे ही ना, ताकि देश में जहाँ जहाँ जरूरतें वहाँ पर विकास किया जा सके। स्पीकर किसको रिजाइन करते हैं तो वो डिप्टी स्पीकर को डायरेक्टली देते हैं, ठीक है। नॉन स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 आइटम्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। बैंक्रप्सी क्या है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट में आती है, क्योंकि बैंकिंग को लेके है, कॉइनेज को लेके है, फॉरेन अफेयर्स को लेके है, ये सब चीज़ें क्या होती है यूनियन लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट क्या होती है, पुलिस होती है, पब्लिक हेल्थ होती है, एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। और एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में आता है। फॉर एग्जाम्पल CBSE हमारा सेंट्रल लेवल पे काम करता है और स्टेट बोर्ड्स हमारे क्या होते हैं राज्य स्तर पे काम करते हैं, तो एजुकेशन दोनों का काम है। किल हो तो होलोहान केस क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इसका उद्देश्य यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर था, इतना ही जान के रखना क्योंकि हिस्ट्री इसकी बहुत ट्रिकी है और उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर पहला ऐसा कौन सा राज्य था जो लिंग्विस्टिक स्टेट बना था, यानी कि भाषा के आधार पर बना था, तो हमारा आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। लेकिन इसके बनने के बाद ही सीधे 1956 में स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट लाया गया, जिसमें भाषा के आधार पर या फिर लोगों के जनमत के आधार पर राज्यों का डिवीजन किया गया, उसकी बाउंड्रीज को डिवीजन किया गया। और आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन के लिए कौन से मतलब सबसे जो आगे थे वो कौन थे, तो थे पोती श्रीमालोलू, ठीक है, उन्होंने फास्टिंग रखी थी और उन्हीं के जो फास्टिंग और उन्हीं के जो जरूरतों मांगों के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन किया गया था, सिर्फ भाषा के आधार पर। कोई डाउट या फीडबैक को जरूर शेयर करें, ये सेशन आपको जरूर हेल्प करेगा। थोड़ा फास्ट तरीके से मैंने कवर करने की कोशिश की है, होपफुली ये जल्दी 10 मिनट में कंप्लीट हो गया होगा। तो बस इतना ही, कोई ज़रूरत हो, कोई डाउट हो या फीडबैक हो तो प्लीज़ इन कॉन्टैक्ट आप आ सकते हैं, आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ये माइंड में प्रोवाइड करा दूंगा और आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।